साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सामंतवाद का गढ़ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक बार फिर से जातीय संघर्ष की घटना सामने आई है। सत्ता द्वारा पोषित ब्राह्मण समाज और बिना किसी पार्टी द्वारा पोषित पिछड़े वर्ग के कुर्मी समाज के बीच में संघर्ष हुआ है। कौन घायल हुआ, किसने किसके साथ मारपीट की, किसके घर जला दिए गए, किसके खिलाफ एफआईआर हुई, पुलिस प्रशासन का क्या रवैया रहा, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले विवाद की मूल जड़ में जाते हैं, इसलिए क्योंकि नेशनल जनमत के लिए विवाद से ज़्यादा जरूरी ये है कि विवाद की मूल जड़ क्या है। विवाद का तात्कालिक कारण कुछ भी हो, कोई किसी के खेत में चला गया, किसी ने किसी का रास्ता रोक लिया, लेकिन विवाद की असली समस्या वो सामंतवादी मानसिकता है जो हमारे दिमाग में सबके बैठी हुई है। क्योंकि भारत में एक जाति सिस्टम काम करता है और वो जाति सिस्टम एक सीढ़ी नुमा है, यानी कि सीढ़ी में जो ऊपर है वो उच्च जाति का है, जो नीचे है वो निम्न जाति का है। ऊपर की तथाकथित जाति से माने जाने वाले लोगों से अगर नीचे की जाति के समझे माने वाला कोई व्यक्ति आंख से आंख मिलाकर के बात करता है तो अभी भी अगर वो व्यक्ति सक्षम नहीं है तो सामने वाले को यह बर्दाश्त नहीं हो पाता है। घटना की मूल जड़ यही है। जिस क्षेत्र में यह घटना हुई है वो पट्टी विधानसभा के तहत आता है। वहां के विधायक हैं मोती सिंह, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में ताकतवर मंत्री माने जाते हैं। और वर्तमान समय में यही मोती सिंह पिछड़े और दलित वर्ग के प्रधानों के लिए, कोटेदारों के लिए किसी अभिशाप से कम साबित नहीं हो रहे हैं। सामान्यतः लोग इनको पिछड़ा दलित विरोधी मंत्री के तौर पर जानते हैं। मैं ये अकेले नहीं कह रहा हूं, बल्कि 1 से 1.5 साल पहले मंगरौरा विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख हैं कंचन पटेल, उनके पति कुलदीप पटेल को लगातार हटाने की कोशिश में जब सफल नहीं हुए मंत्री मोती सिंह, तो उनके ऊपर बार बार हमले करवाए गए। एक बार जब यह हमला करवाया गया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक धीरज ओझा, उस समय जो विधायक हुआ करते थे अपना दल के संगमलाल गुप्ता, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से प्रतापगढ़ से सांसद हो चुके हैं, उन्होंने और विश्वनाथगंज सीट से अपना दल के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा, इन तीनों लोगों ने मिलकर के पत्र लिखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और कहा था कि मोती सिंह सामंतवाद का गढ़ बनाना चाहते हैं और पिछड़े और दलित वर्ग के प्रधानों को यहां काम नहीं करने दे रहे हैं। स्थिति आज भी वही है, स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। भले ही इन राजनीतिज्ञों की स्थिति में जरूर बदलाव आ गया हो, लेकिन प्रतापगढ़ वर्तमान में सामंतवाद का गढ़ बना हुआ है। जाति का सोपानुक्रम इतने खतरनाक ढंग से लोगों की मानसिकता में बैठा हुआ है कि ऊपर का व्यक्ति जब नीचे की किसी जाति के साथ इस तरह का बर्ताव करता है तो उसके जाति के लोगों को बहुत कष्ट होता है। लेकिन जब वही जातियां अपने से नीचे वर्ग के लोगों के साथ में इसी तरह का बर्ताव करते हैं तो उनको इसमें अपनी शान और शौकत समझ में आती है। इसलिए अगर इस तरह की मानसिकताओं को तोड़ना है तो वो जातियां जो किसी भी ऊपर की जातियों द्वारा, तथाकथित उच्च जातियों द्वारा अगर प्रताड़ित हैं, तो उनको आज से इस बात के लेकर शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने नीचे किसी भी जाति को नहीं सोचेंगे और नीचे का जाति क्रम पूरा तोड़ करके हम सारे लोग एकजुट होकर के काम करेंगे। अगर इस मानसिकता के साथ काम किया जाए तो सत्ता किसी की भी रहे, ऊपर की तथाकथित उच्च और सवर्ण जातियों की हैसियत ही नहीं है कि आप लोगों का कुछ बिगाड़ पाएं। ये बात मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि कई जगह से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिन जातियों के साथ तथाकथित उच्च जातियां जो बर्ताव करती हैं, वो ही जातियां अपने आप को डोमिनेंट कास्ट समझते हुए अपने से नीचे समझे जाने वाली जातियों के साथ इसी तरह का बर्ताव करते हैं। यही मानसिकता है। किसी भी जाति का व्यक्ति अगर किसी अन्य जाति को अपने से नीचे समझता है तो यही ब्राह्मणवादी मानसिकता है। जरूरी नहीं कि किसी ब्राह्मण जाति के व्यक्ति के अंदर ही ब्राह्मणवादी मानसिकता हो। किसी भी जाति का व्यक्ति अगर अपने से नीचे किसी भी जाति को समझ करके उसके साथ जातिगत हीनता की वजह से बर्ताव कर रहा है, यही ब्राह्मणवाद है और हमें मिलजुल कर इसी ब्राह्मणवाद को खत्म करना है। अब प्रतापगढ़ की उस घटना की बात करता हूं जहां पर ब्राह्मण और कुर्मी समाज के बीच में जाति संघर्ष हुआ है। नुकसान में कौन रहा होगा यह आपको इस बात से समझ लेना चाहिए कि सरकार किसकी है। खैर, मैं पूरा घटनाक्रम आपको समझा देता हूं। 3 गांवों के बीच ये पूरी घटना घूमती है। पट्टी कोतवाली अंतर्गत आता है ब्राह्मण बाहुल्य धुई गांव, जहां के प्रधान पुत्र हैं अनिल तिवारी। दूसरा गांव है गोविंदपुर, जो आसपुर देवसरा कोतवाली अंतर्गत आता है, जहां के प्रधानपति हैं राम प्यारे पटेल। और तीसरा गांव है पट्टी कोतवाली अंतर्गत
परसद गांव। दरअसल धुई गांव के प्रधान पुत्र अनिल तिवारी मोती सिंह के जो मीडिया प्रभारी हैं विनोद पांडे, उनके रिश्तेदार और करीबी मित्र हैं, और वैसे भी तिवारी हैं तो वर्तमान सरकार से उनको संरक्षण प्राप्त है, तो अगल बगल में अपनी धौंस दिखाना, रौब जमाना और गाहे बगाहे किसी को पीट देना, ये अनिल तिवारी के लिए आम बात है। 21 मई की शाम को धुई गांव के अनिल तिवारी के ही एक तिवारी जी की गाय गोविंदपुर के नन्हे वर्मा के खेत में चरने चली गई। नन्हे वर्मा ने जब इस बात का विरोध किया तो अनिल तिवारी एंड कंपनी के लोगों ने पहुंच करके कहा कि कुर्मी होकर के तुम्हारी इतनी हिम्मत तो तुम किसी ब्राह्मण से ये कहो कि वो अपनी गाय को हका ले, तुम खुद हका करके उस गाय को बाहर कर दो। इस बात को लेकर के दोनों पक्ष के लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस बीच में आई तो दोनों पक्षों को वहां से रफा दफा कर दिया गया। अगले दिन नन्हे वर्मा चूंकि कुछ डेयरी का भी काम करते हैं, उनके डेयरी वाले फार्म हाउस पे कुछ लोगों ने बैठ करके बैठक करी, जिसमें अनिल तिवारी की तरफ से यानी कि प्रधान पक्ष शामिल हुआ। गोविंदपुर के प्रधानपति रामप्यारे पटेल समेत दोनों गांव के तकरीबन 100 लोग इस पंचायत में बैठे। पंचायत में सुलहनामा भी हो गया। इसके बाद अनिल तिवारी, बबलू तिवारी, विपुल तिवारी तमाम अन्य तिवारी साथियों के साथ परसद गांव पहुंचा, जहां पर कुर्मी समाज के रामशंकर वर्मा, गुड्डू वर्मा समेत अन्य लोग छोटी छोटी दुकानें खोले हुए हैं। वहां पर अनिल तिवारी और उसके अन्य साथियों ने कुर्मियों को संबोधित करते हुए गाली देना शुरू किया कि पिछड़े के लोगों में इतनी हिम्मत आ गई है कि हमको आंख दिखाने लगे हैं। रमाशंकर, गुड्डू समेत जब अन्य लोगों ने इस बात का विरोध किया कि हमें क्यों सुना रहे हो, तुम्हारा झगड़ा गोविंदपुर के लोगों से है, वहीं पर जाके सुनाओ। अनिल तिवारी और एंड कंपनी ने इस बात को लेकर के इन दोनों को बुरी तरीके से पीट दिया। बुरी तरीके से ये लोग जख्मी हो गए। जब गोविंदपुर के लोगों को ये जानकारी हुई तो गोविंदपुर के लोग आए और उन्होंने इन लोगों को दौड़ा लिया। इसके बाद इनके घर के पास पहुंच करके निश्चित तौर पर इन लोगों को पीटा गया, क्योंकि ये तिवारी समाज की क्रिया की प्रतिक्रिया थी। बार बार जब आप दबाएंगे किसी व्यक्ति को तो निश्चित तौर पर वो लोग किसी न किसी समय संगठित हो जाते हैं। जब उनको पता है कि सत्ता और पुलिस हमारे साथ नहीं है तो वो लोग भी एकजुट हुए और उन लोगों ने इनको सबक सिखाने की सोची। इसके बाद ही हस्तक्षेप होता है पुलिस प्रशासन का। दोनों जगह कोतवाली से पुलिस आती है, उनके सामने ही तिवारी वर्ग के लोग घर में घुस घुस करके कुर्मी समाज के गोविंदपुर के लोगों को बुरी तरीके से पीटते हैं। जब और पुलिस बढ़ती है, पीएसी भी बुला ली जाती है। इसके बाद एडिशनल एसपी सुरेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी की मौजूदगी में पुलिस प्रशासन फायरिंग करता है। 8-9 राउंड फायरिंग की जाती है। उससे एक कुर्मी बद्री प्रसाद वर्मा के घर में आग लग जाती है। 3 भैंसें बुरी तरीके से जल जाती हैं। तीनों भैंसों की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, ब्लॉक प्रमुख मगरौआ के बहनोई पिंटू वर्मा के घर में भी पुलिस तोड़फोड़ करती है। तमाम घरों से जो कुछ भी मिलता है पुलिस को, पंखे से लेकर जो भी सामान उठा करके ले जाती है। तमाम महिलाओं को, पुरुषों को उठा करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब चारों तरफ से दबाव पड़ता है तो महिलाओं को तो अगले दिन छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक पक्षी कार्रवाई करते हुए, ध्यान दीजिएगा, तिवारी पक्ष से तहरीर ले ली गई। पुलिस ने अपनी तरफ से तहरीर लेकर के 2-2 एफआईआर केवल पटेल पक्ष के लोगों पर दर्ज कर ली है। एक एफआईआर में 14 धाराएं लगाई हैं, 147, 148, 149, 188, 269, 286, 323, 324, 352, 452, 504, 506, 427, 394। और दूसरी एफआईआर जो पुलिस ने अपनी तरफ से लिखी है उसमें भी 15 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। 10-10 लोगों पर नामजद और 50 अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाती है। 50 अन्य का मतलब पुलिस का खेल आप समझते हैं, किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके वो गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि 50 अन्य में किसी का भी नाम शामिल किया जा सकता है। कोरांव में इस तरह की घटना इससे पहले भी हुई है, जहां ब्राह्मण और कुर्मी वर्ग के बीच में घटना सामने आई थी। वहां पर कोतवाल ब्राह्मण समाज से थे तो उन्होंने अन्य का खेल करके उठा के चुनिंदा कुर्मियों को जेल में ठूसना शुरू कर दिया था। उसी तरह की घटना कमोबेश प्रतापगढ़ में सामने आई है। नेशनल जनमत ने एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश जी और डीएम प्रतापगढ़ डॉक्टर रूपेश कुमार जी से अनुरोध किया था कि इस मामले में हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों से एफआईआर दर्ज करवाएं। इसलिए क्योंकि पुलिस समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस बात को मान रहे हैं कि 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। तो अगर झगड़ा 2 पक्षों के बीच में हुआ है, निश्चित तौर पर मारपीट दोनों तरफ से हुई है, लेकिन यहां पर पीड़ित पक्ष
कुर्मी समाज है, क्योंकि उसके ही घर जले हैं, उसके ही लोगों की भैंसें जले हैं, उसी के लोगों के सर पर 12-12, 15-15 टाके आए हैं और उसी पक्ष के लोगों को जेल में ठूंस भी दिया गया है। तो पीड़ित पक्ष की तरफ से अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है? जब इस मामले में इन दोनों अधिकारियों को अवगत कराया गया तो एडीजी प्रेम प्रकाश जी ने तुरंत इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रतापगढ़ पुलिस से कहा कि इस मामले पर कार्रवाई करके अवगत कराएं। नेशनल जनमत के उसी ट्वीट पर प्रतापगढ़ पुलिस ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सीओ पट्टी को कहा गया है कि इस मामले पर विवेचना करके सूचित करें, इस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं प्रतापगढ़ पुलिस से अनुरोध करता हूं कि अगर आप न्यायिक प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं तो दोनों पर एफआईआर दर्ज करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुर्मी समाज के सभी व्यक्तियों पर आपने गलत एफआईआर दर्ज की। अगर झगड़ा दो पक्षों के बीच में हुआ था तो एफआईआर भी दोनों पक्षों पर समान तरीके से निष्पक्ष होकर के करनी चाहिए थी। बाद में जो जांच होगी, जांच में जो बात सामने आएगी वो बात की बात है, लेकिन प्रथम दृष्टया अगर इस मामले का मेन आरोपी अनिल तिवारी है तो उस पर अभी तक और उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? गोविंदपुर गांव में ब्राह्मण समाज और पुलिस प्रशासन के गठजोड़ की वजह से इस कदर दहशत व्याप्त है कि पिछड़े वर्ग के तमाम लोग, जिसमें खासकर के कुर्मी, गांव छोड़ करके भाग गए हैं। ये स्थिति ऐसे समय में है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इसी कुर्मी जाति से आते हैं। वो अपने आप को मानते हैं या नहीं मानते हैं ये अलग बात है, लेकिन ये सच्चाई है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाते समय इस बात का ख्याल किया गया था कि वो जिस जाति से आते हैं उस जाति की संख्या उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। अगर वो सिर्फ इस मुगालते में हैं कि बीजेपी ने उनकी वफादारी का इनाम उनको दे दिया है तो वो ये गलतफहमी ना पालें। उत्तर प्रदेश में किसी भी जाति के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष जैसा पद थमाया जाता है तो निश्चित तौर पर यह विश्लेषण किया जाता है कि उसके जाति का वोट बैंक किस संख्या में है और किस पार्टी को कितना मिल सकता है। खैर, प्रतापगढ़ में इस समय आलम यह है कि जो पीड़ित पक्ष है गोविंदपुर का, उसकी डॉक्टरी करने तक को कोई तैयार नहीं है। एडीएम प्रतापगढ़ ने निर्देश जरूर दिए थे सीएमओ को कि आवश्यक कार्रवाई करें। इस तरह के मामले में निर्देश भी देखिए, आवश्यक कार्रवाई करें। सीधे सीधे निर्देश होना चाहिए था कि इनकी डॉक्टरी करवाने के बाद अवगत करवाएं, उसी आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। खैर, कुर्मी समाज के राजनीतिक मसीहा बनने का ढिंडोरा पीटने वाले तमाम सारे राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों के बीच में आज स्थिति यह है कि प्रतापगढ़ में जो पीड़ित कुर्मी पक्ष है उसकी अभी तक एफआईआर लिखना तो छोड़िए, अभी तक इनका मेडिकल तक नहीं कराया गया है, जबकि घटना को 2 दिन से ज्यादा का समय बीत गया है। ऐसे में न्याय की उम्मीद किससे की जाए, ये दूर की कौड़ी ही साबित होती है। इस मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों की क्या भूमिका रही ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस मामले में पट्टी के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राम सिंह पटेल ने क्या कहा। हालांकि वो इस समय कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं अपने पिता बाल कुमार पटेल समेत, लेकिन चूंकि वो पट्टी से विधायक रहे हैं मोती सिंह से पहले, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया सबसे जरूरी है। नेशनल जनमत से बातचीत करते हुए राम सिंह पटेल का स्पष्ट कहना है कि प्रतापगढ़ में जो भी पुलिसिया उत्पीड़न और दमन हो रहा है पिछड़े और दलित वर्ग के खिलाफ, वो सारा कुछ कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के इशारे पर होता है। एक घटना का जिक्र करते हुए वो बताते हैं कि जिस समय वो पट्टी से विधायक हुआ करते थे उसी समय मगरौरा विकास खंड में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव हुए। दरअसल 30 साल से इस ब्लॉक प्रमुखी के पद पर मोती सिंह के भतीजे या उनके परिवार के अन्य लोग कब्जा जमाते हुए चले आ रहे थे, लेकिन राम सिंह पटेल के विधायक रहते हुए वहां से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत गई कंचन पटेल। यहीं से मोती सिंह को तकलीफ होना शुरू हो गया और जब समाजवादी पार्टी की सत्ता चली गई राम सिंह पटेल विधायक नहीं रह गए। यह भी आपको बताना जरूरी है कि इस बार का चुनाव भी राम सिंह पटेल ने समाजवादी पार्टी से ही लड़ा था। पहले राम सिंह पटेल को विजयी घोषित कर दिया गया आंतरिक तौर पर, लेकिन उनको प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। बाद में बताया ही जाता है, राम सिंह पटेल जी ने भी यह बताया कि दबाव पड़ा प्रशासन पर, ऊपर से आदेश आए, क्योंकि तब तक कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी और उसकी सरकार बनती हुई दिख रही थी। तो वहां के स्थानीय प्रशासन ने राम सिंह पटेल को बाद में रिकाउंटिंग में 1300 वोटों से
हरा दिया। ये राम सिंह पटेल का आरोप है, कितना सही है नहीं है ये आप लोग और प्रतापगढ़ की जनता ही जानती होगी, लेकिन हकीकत ये है कि मोती सिंह का ब्लॉक प्रमुख कंचन पटेल और उनके पति कुलदीप पटेल से इसी बात को लेकर झगड़ा है। कई बार उनको हटाने की कोशिश की गई, लेकिन आर.के. वर्मा और संगमलाल गुप्ता इन दोनों विधायकों के विरोध की वजह से जब कंचन पटेल को उनके पद से नहीं हटाया जा सका तो उनके पति के ऊपर भी कई बार हमला करवाया गया। यह एक मानसिकता का परिचायक है कि वहां के मंत्री के मोती सिंह कितनी छोटी छोटी राजनीति में, प्रधान, बीडीसी और कोटेदारों की राजनीति में भी इन्वॉल्व रहते हैं। अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी और समाज का रोल बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी का चेहरा मान सकते हैं या पटेल समाज का चेहरा मान सकते हैं गुजरात के हार्दिक पटेल। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके सीधे हस्तक्षेप करने की मांग की है और पीड़ित कुर्मी समाज को न्याय दिलाने की अपील की है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीरेंद्र चौधरी। उन्होंने बकायदा बयान जारी करके मोती सिंह पर आरोप लगाए हैं, इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार बताया है और वहां के प्रतापगढ़ के एसपी को बर्खास्त करने की मांग भी की है। कांग्रेस पार्टी के ही प्रदेश महामंत्री मनोज यादव और प्रदेश प्रवक्ता अनूप पटेल ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव समेत भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के विधायक ने इस मामले पर आवाज नहीं उठाई है। इतना ही नहीं, संगमलाल गुप्ता जो अपना दल से प्रतापगढ़ सदर सीट से विधायक हुआ करते थे, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के कोटे से प्रतापगढ़ से ही सांसद बन गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुर्मियों ने अपना दल की वजह से उनको बड़े स्तर पर वोट दिया, लेकिन लोग बताते हैं कि उनको लगातार फोन किए गए। संगमलाल गुप्ता पहले जिस तरह की घटनाओं में सहयोग करते थे, इस बार उनका सहयोग नजर नहीं आ पाया। इसके अलावा अपना दल के एमएलसी हैं आशीष पटेल, उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया। उस ट्वीट को तमाम सारे लोग सर्कुलेट भी कर रहे हैं, लेकिन अपना दल के विधायक इस समय प्रतापगढ़ सदर सीट से हैं राजकुमार पाल। ये बताना चाहिए अपना दल को, जो कुर्मी समाज की रहनुमाई की और उनके वोटों का राजनीतिक ठेका लेती है, तो उनको बताना चाहिए कि उनकी ही पार्टी के विधायक राजकुमार पाल और विश्वनाथगंज से सीट से विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा दोनों इस घटना पर मौके पर क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि डॉक्टर आर.के. वर्मा से मेरी खुद फोन पर बात हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले का मैं संज्ञान ले रहा हूं, लॉकडाउन की वजह से अभी तक मैं वहां पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन अंदरूनी तौर पर मैं सारे अधिकारियों से बात कर चुका हूं और निश्चित तौर पर पीड़ित पक्ष को मैं न्याय दिलाऊंगा। हालांकि अभी तक कोई भी किसी भी पार्टी का विधायक, सांसद घटनास्थल पर नहीं पहुंचा है। भारतीय संगम पार्टी द्वारा फेसबुक पर लगातार इस बात का विरोध जताया जा रहा है। डॉक्टर आर.एस. सिंह पटेल जो सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसके अलावा वहां के लोगों ने भी बताया कि आर.एस. पटेल उनके संपर्क में हैं। उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि जल्द ही प्रशासन से अनुमति लेकर के सरदार सेना का एक प्रतिनिधि मंडल इस पूरे मामले को देखने के लिए जाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव या उनके प्रदेश अध्यक्ष का कोई ट्वीट सामने नहीं आया, लेकिन जिला पंचायत सदस्य इस क्षेत्र से मुन्ना पटेल ने यह जरूर बताया कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को बोला है कि इस मामले पर जाकर के पीड़ित पक्ष का समर्थन करें और जो भी घटनाक्रम है उससे अवगत कराएं, ताकि वो अखिलेश जी के माध्यम से डीजीपी से बात करवा सकें। हालांकि अभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई स्पष्ट नजरिया या स्पष्ट रुख समझ में नहीं आया है। कुल मिलाकर के नेशनल जनमत ये वीडियो आपके सामने इसलिए लेकर के आया था कि कुर्मी समाज के तथाकथित स्वयंभू वो ठेकेदार जो चंद नेताओं के साथ में अपनी तस्वीरें डाल करके उनको कुर्मी कुलभूषण बताते हैं, उनको देख लेना चाहिए कि वर्तमान सत्ता के दौर में उनके समाज की स्थिति क्या है। आज ही प्रतापगढ़ से मेरे पास फोन आया, एक लोगों ने बताया कि प्रतापगढ़ की ही एक घटना है कि कुर्मी समाज की दुकान पर एक ठाकुर समाज का व्यक्ति दुकान खोले हुए था। कुर्मी समाज के व्यक्ति ने जब दुकान खाली करने को कहा तो ठाकुर समाज के लोगों ने कुर्मी समाज के व्यक्ति को बुरी तरीके से पीट दिया। यह अकेली घटना नहीं है, पूरे प्रदेश में इस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं और सत्ता पक्ष के वो लोग, एक पक्ष तो ऐसा है स्वतंत्र देव सिंह एंड कंपनी जो कुछ बोलता ही नहीं है, दूसरा ग्रुप वो है अपना दल समर्थित ग्रुप जो अपने नेताओं का कोई ट्वीट या कोई चिट्ठी सामने आ जाने पर ही उसको सर्वस्व मान लेता है और मान लेता है कि इसी से उनके समाज का उद्धार हो जाएगा। यही वजह है कि उनका समाज ठुक रहा है,
पिट रहा है, लुट रहा है, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों को भी यह समझना चाहिए कि केवल उनके नेता एक जाति पर ही बोल करके सत्ता में नहीं आ सकते। अगर उनको लगता है कि संपूर्ण पिछड़ा वर्ग उनका है, तो बिना ये सोचे हुए कि उनके वर्ग के लोग बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, आपके पास संपूर्ण पिछड़े वर्ग की ठेकेदारी है, तो आपको बोलना पड़ेगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है